अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तक पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोकिनोलॉन्स। अगर हम लोग फ्लोरोकिनोलॉन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे पास बैक्टीरिया के पास दो एंजाइम्स होते हैं। एक तो है डीएनए गायरेज, दूसरा है हमारे पास टोपोआइसोमरेज 4। डीएनए गायरेज बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरिया के डीएनए को सुपर कॉइल फॉर्म से रिलैक्स फॉर्म में लेके आता है। आप देखें जी, ये मेरे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ये डीएनए सुपर कॉइल। आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा होगा, हमें पता है कि बैक्टीरिया का डीएनए होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के पास। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो है सुपर कॉइल फॉर्म में। अब इसकी रेप्लिकेशन तभी होगी ना कि जब बैक्टीरिया का डीएनए स्ट्रैंड सीधा हो, उसकी एक एक न्यूक्लियोटाइड क्लियर नजर आए, तभी डीएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियोटाइड्स को रीड कर सकेगा, इनके सीक्वेंस को। जब ये सीधी ही नहीं है तो रीड कैसे करेगा? तो हमारे पास डीएनए गाइरेज क्या करता है कि इस सुपर कॉइल फॉर्म को बैक्टीरिया की रिलैक्स फॉर्म में लेके आता है। जब बैक्टीरिया रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है तो तब इसकी रेप्लिकेशन हो जाती है। अब ना ये रिलैक्स, अब अगर हमारे पास फ्लोरोकिनोलॉन्स क्या करती हैं, डीएनए गायरेज को ही इनहिबिट कर देती हैं। जब डीएनए गायरेज इनहिबिट हो गया तो बैक्टीरिया का डीएनए हमारे पास सुपर कॉइल फॉर्म में पड़ा है। अब वो सुपर कॉइल फॉर्म में पड़ा है तो डॉटर सेल तो बन ही नहीं रहे। जब उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है, वो एक जगह ही पड़ा रह गया है, तो क्या होगा कि बैक्टीरिया की इन्फेक्शन भी स्टॉप कर जाएगी, बिकॉज बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहे, वो स्टॉप हो गए हैं। तो इसीलिए फ्लोरोकिनोलॉन्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। बैक्टीरियोस्टैटिक। डीएनए गाइरेज क्या करता है, बैक्टीरियल डीएनए को सुपर कॉइल फॉर्म से रिलैक्स फॉर्म में लाता है ताकि इसकी न्यूक्लियोटाइड्स एक्सपोज हों, डीएनए पॉलीमरेज उसको रीड कर सके ताकि रेप्लिकेशन हो सके। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म है। फ्लोरोकिनोलॉन्स इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जिसको टोपोआइसोमरेज 2 भी कहते हैं। अगर हम लोग टोपोआइसोमरेज 4 की बात करें तो टोपोआइसोमरेज 4 के मैकेनिज्म में हमारे पास ये है कि ये मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये जब अलहदा होंगे, ये दोनों मेरे पास हैं जी पेरेंट स्ट्रैंड। अब ये मेरे पास पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, अब इनके आगे बनेंगे डॉटर स्ट्रैंड्स। तो ये जी डॉटर मार्कर भी मेरी चलना बंद हो गई है, सॉरी। अब हमारे पास डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे, इनके आगे डॉटर स्ट्रैंड्स के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगी, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये डॉटर स्ट्रैंड है। अब टोपोआइसोमरेज 4 इज़ अ सीजर, ये कैंची है, ये अब इसको यहाँ से दरमियान से काटेगी। जब ये यहाँ से कटेगा तो पेरेंट वाले दोनों जो हैं वो अपने सेल में आ जाएंगे और डॉटर वाले दोनों जो हैं वो अपने सेल में चले जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम लोग इस कैंची को ही बंद कर दें, इस कैंची को ही ब्लॉक कर दें, तो हमारे पास ये दोनों सेपरेट ही नहीं हो रहे स्ट्रैंड, ना पेरेंट डॉटर से होता है ना डॉटर पेरेंट से। तो अब तो बैक्टीरिया बहुत बुरी तरह फंस गया। अब क्या हुआ, अब तो ना वो पेरेंट वाला रहा ना वो दूसरा रहा। तो इस तरह बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और बैक्टीरिया मर जाता है। दैट इज़ वाई फ्लोरोकिनोलॉन्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कोई मुश्किल हो तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, अगर हम लोग इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो याद रख लें, बैक्टीरिया के हमें पता है कि बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस जो है वो सेल के अंदर होगी, ड्रग को सेल के अंदर आना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया ने डेवलप किए हुए हैं कुछ इफ्लक्स पंप जो ड्रग को बाहर निकाल देते हैं। एक तो ये मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म है कि बैक्टीरिया के अंदर होती हैं कुछ पॉइंट म्यूटेशंस। ठीक है। अब ये पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4 का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। जब उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो फ्लोरोकिनोलॉन्स उनके साथ बाइंड नहीं करेंगी, तो हमारे पास ये इन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगी। एक और मैकेनिज्म है प्लाज्मिड इनकोडेड। अब हमें पता है कि प्लाज्मिड जो है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इसके अंदर रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्लाज्मिड हमारे पास। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके दो मैकेनिज्म, इसने ना कुछ क्यूएनआर प्रोटीन्स बनाई हुई हैं। अब ये क्यूएनआर प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये डीएनए गायरेज को प्रोटेक्ट करती हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स को डीएनए गायरेज तक आने ही नहीं देती, रोक देती हैं पीछे। ठीक है। तो ये क्यूएनआर प्रोटीन्स का काम आपने याद रखना है, एमसीक्यू में वाइवा में पूछ सकता है। इसके अलावा ये एक एंजाइम जनरेट कराते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये फ्लोरोकिनोलॉन्स के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है। जब ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास बैक्टीरिया ग्रो कैसे करेगा, मतलब बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, ड्रग बाइंड ही नहीं कर सकेगी। तो ये रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म थे फ्लक्स पम्प, पॉइंट म्यूटेशन, क्यूएनआर प्रोटीन्स, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एसिटाइल ट्रांसफेरेज। अगर आप इतना भी याद करें तो इनफ है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें क्लिनिकल यूजेस की, क्लिनिकल यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ के हिसाब से, इवन के लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, आपसे वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं क्लिनिकल यूजेस। तो अगर हम लोग क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जो है हमारे पास, हमने पढ़ा कि यूटीआई के पैथोजेंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यूटीआई के कौन कौन से हैं जी, हमारे पास इकोलाई हो गया, क्लेप्सेला निमो हो गया हमारे पास,
सूडोमोनाज हो गया हमारे पास। लेकिन अब हमें पता है कि नॉरफ्लॉक्सासिन फर्स्ट जनरेशन में जो आती है वो अब यूज़ नहीं होती, बहुत कम इस्तेमाल होती है, तो इसका इतना खास यूज़ नहीं है। तो सेकंड जनरेशन अगर एजेंट की बात करें, इनके क्लिनिकल यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिप्रोफ्लॉक, अब हमें पता है कि ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप याद रख लें डायरिया। अगर किसी बंदे को मेट्रोनिडाज़ोल से आराम या फ्लैजल की गोली जो आम खाते हैं उससे आराम नहीं आ रहा, तो डॉक्टर उसको डायरिया, अगर उसको सवियर डायरिया, मतलब अगर उसको डायरिया हुआ है, मेट्रोनिडाज़ोल से आराम नहीं आ रहा, तो उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन पे शिफ्ट कर देता है। बिकॉज क्योंकि हमें पता है डायरिया जितने भी बैक्टीरिया काज करते हैं वो सारे के सारे ग्राम नेगेटिव हैं। अब कौन कौन से हैं हमारे पास? इकोलाई हो गया, शाइजेला हो गया, साल्मोनेला हो गया, ठीक है, सूडोमोनाज एरोजिनोजा हो गया, ये सारे ग्राम नेगेटिव और ये सारे डायरिया काज करते हैं। दैट इज़ वाई हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन को सेकंड जनरेशन जो हमारे पास है फ्लोरोक्विनोलोन्स की डायरिया में देते हैं। इसके अलावा आपने एक वर्ड यूज़ किया होगा गनोरिया। गनोरिया का वर्ड पढ़ा होगा आपने, नसीरिया गनोरिया बैक्टीरिया की वजह से गनोरिया एक डिजीज़ होती है। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना वो हमारे पास है सेफ्ट्राइएक्सोन। सेफ्ट्राइएक्सोन इज़ अ थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन। अब किसी बंदे को अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसको हम लोग याद रख लें इस बात को, अगर कोई बंदा जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी है उसको हम लोग सेफ्लोस्पोरिन नहीं देते बगैर टेस्ट किए। और किसी बंदे को फॉर एग्जांपल सेफ्लोस्पोरिन से एलर्जी है, पेनिसिलिन से एलर्जी है, या किसी भी रीज़न की वजह से आप उसको सेफ्ट्राइएक्सोन नहीं दे सकते, तो आप लोग उसको फिर क्या देते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फिर आप उसको देते हैं जी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन का एक यूज़ याद कर ले क्लेमाइडिया में। क्लेमाइडिया में हमारे पास ये उस इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन को 7 डे का कोर्स होता है, लेकिन 7 डे का कोर्स है, बहुत लंबा कोर्स है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, तो इतना अच्छा काम नहीं करता हमारे पास। तो ये अगर आप लोग डायरिया का लिख दें, गनूरिया का लिख दें, क्लेमाइडिया का लिख दें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम लिखते हैं, तो ये बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। अगर हम लोग थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन के इतने कोई खास क्लिनिकल यूज़ नहीं है। उनका जो मेजर क्लिनिकल यूज़ है ना वो हमारे पास रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर है। थर्ड जनरेशन एजेंट जो है हमारे पास वो रेस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स है हमारे पास। अब ये हमारे पास इसमें आप 3 बैक्टीरिया के नाम हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़े थे जो हमने याद किए हुए हैं, कि आपने याद कर लेना है कि वो बैक्टीरिया रेस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और इनके खिलाफ ये ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन्स की टॉक्सिसिटी की बात करें, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉक्सिसिटी का बहुत मरतबा मतलब पूछा जा सकता है, मतलब शॉर्ट ऐसी कि उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी या वाइवा में कि जी फ्लोरोक्विनोलोन्स की टॉक्सिसिटी बताएं। तो एक चीज़ याद रख लें कि ये बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन। ये बच्चों के अंदर क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? ये बच्चों में कर देती है आर्थोपैथी। फ्लोरोक्विनोलोन्स बच्चों की कार्टिलेज को डीजनरेट करती हैं, कार्टिलेज को क्या करती हैं? डीजेनरेट कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चों में हो जाती है आर्थोपैथी। दैट इज़ वाई फ्लोरोक्विनोलोन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन। इसके अलावा आप ये बात याद रख लें कि यह हमारे पास क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हैं। क्यूटी इंटरवल हमें पता है ईसीजी का, ठीक है ना। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स के 2 मेजर साइड इफेक्ट्स क्या हैं? एक तो आर्थोपैथी काज करती हैं, बच्चों में नहीं देना, भूल के भी नहीं देनी फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती हैं। क्यूटी इंटरवल किन मरीजों में या किन लोगों में प्रोलॉन्ग करती हैं? खास तौर पे उनमें जो क्लास 1A और क्लास 3 एंटी अरिदमिक ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं ना, क्लास 1A और क्लास 3 ये हम मतलब पढ़ेंगे एंटी अरिदमिक जब पढ़ेंगे, तो उनमें ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली जीआईटी डिस्ट्रेस, ठीक है, नोज़िया हो गया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, मामूली सी रैश भी कर देती है स्किन के ऊपर, तो ये इतना खास इशू नहीं है इसका। इसके अलावा गेटिफ्लॉक्सासिन हमने पढ़ा ना, गेटिफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल बहुत कम है। क्यों? क्योंकि गेटिफ्लॉक्सासिन के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ये काज कर देती है हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि डायबिटीज़ के पेशेंट को तो दे ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपने किसी डायबिटीज़ के पेशेंट को दे दी है और वो ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स यूज़ कर रहा है, ऑरली हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स यूज़ कर रहा है, तो उसके अंदर तो ये हाइपोग्लाइसीमिया काज कर देंगे। मतलब इतनी कंट्रास्ट है कि एक तो वो हाइपरग्लाइसीमिया काज कर रही हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग यूज़ कर रहे हैं ना, उसके अंदर ये हाइपोग्लाइसीमिया कर देंगे। ये क्या करती हैं? उस ड्रग के ऑरल एंड सॉरी ऑरल एंटी डायबिटिक जो ड्रग्स हैं उनके मैकेनिज्म को पोटेंशिएट कर देती हैं। तो ये इसकी छोटी बड़ी टॉक्सिसिटी थी कि जी कॉन्ट्राइंडिकेटेड बच्चों में है, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग कर देती है, जीआईटी डिस्ट्रेस, नॉज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन रैश, हेडेक, डायबिटीज़ से रिलेट कर दें आप इसको। तो ये सारा फ्लोरोक्विनोलोन्स के बाद साथ बारे में था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू।